अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। आज चंद अहम सवालात हैं और इन अहम सवालात के साथ ही आज के प्रोग्राम मुकाबिल में इन तमाम का जायज़ा लेंगे। पहली बात तो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ की 26 साला जो जिद्दोजहद थी, क्या वो 26 दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर गारत हो गई है? पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है उसका वजूद तो हो गया, ये हरीफ किसकी होगी या फिर किसकी हलीफ साबित होगी ये भी देखना अभी बाकी है। कौमी इक़्तिसादी सर्वे को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अंदर बहुत से ऐसे मुआशी अहदाफ हैं, कहा गया है कि जिनको हासिल करने में या जिनके हुसूल के लिए मौजूदा गवर्नमेंट नाकाम रही है। सवाल ये कि सागडार साहब अपनी नाकामियों का मलबा आखिर कब तक या तहरीक इंसाफ पे डालते रहेंगे या फिर सैलाब की नज़र करते रहेंगे, इस सवाल को भी सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जब आला अदलिया की बात होगी तो कानून साजी के ज़रिए चीफ जस्टिस के पर काटने में अदलिया रुकावट है। सवाल ये कि क्या वज़ीर कानून आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस को नैब से डराकर ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये कुछ आम सवालात हैं, इनके ऊपर मबनी होगा आज का प्रोग्राम मुकाबिल। सबसे पहले तो आमिर साहब हम बात करने जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के हवाले से। मुझे ये बताइएगा, पहले मुझे फ्लैशबैक में याद आ गया कि पहले जहाज़ भर भर के आया करते थे, अब टोलियों की शक्ल में सब के सब एक ख़ास जगह पे रवाना हो रहे हैं। तो इस इस्तेहकाम पार्टी का अपना इस्तेहकाम कितना आपको नज़र आ रहा है? फ्यूचर क्या है इसका? फ्यूचर तो आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है सियासत के मुतल्लिक बताना किस पार्टी का क्या है। अभी जो है ना वो जैरी मेंटरिंग जिसे कहते हैं ना वो जारी है। तो अभी देखेंगे कि थोड़ी सी वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं डस्ट सेटल कर जाए, तो थोड़ी सी तूफ़ान थम जाए तो फिर जाके बताया जा सकेगा कि क्या होगा। पर फ़िलहाल एक आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो लॉन्च कर दी गई है। वो भी एक नया पेज उन्होंने कहा जी हम उस पर लाएंगे, बड़े बड़े नारे बड़े बड़े दावे थे। तो उसमें कुछ लोगों की तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली लॉटरी निकल आई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इवन जहांगीर तरीन साहब जो है वो नाअहल हो चुके हैं। ये भी एक कलमिया है कि जो पेट्रन इन चीफ है वो नाअहल हैं और जो प्रेसिडेंट है लीम खान साहब वो भी हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट में इलेक्शन आ रहे हैं। तो अब बाकी सबका भी जो ऐसे ऐसे बीच में नाम है जिनको बिल्कुल सियासी कब्रों से ना निकाल के रिसर्च खड़ा की जाता है, मगर बीच में कुछ लोग जो हैं वो बड़े परेशान नज़र आए बेचारे कि इस तरह फवाद चौधरी, जैदी साहब, इमरान इस्माइल, अगर वो एक मेरा ख्याल कुछ बना हुआ है ये मोन्टाज सा प्रोड्यूसर साहब ने वो दिखा सके इनकी तस्वीरें, तो वो बल्कि किसी ने सोशल मीडिया पे शाकिर शुजा आबादी का ये शेर डाला हुआ था जो कि बड़ा हस्बे हाल है कि ऐसा उजड़े लोग मुकद्दरा दे वीरान नसीब दा हाल ना पुछ, तू शाकर आप सियाना है साडा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। सो इनके जो चेहरे हैं वो बेचारों के दूसरी दास्तान बता रहे हैं। और ये भी आज बताया गया, आज टीवी पे ये चल रहा था, इसाक अखवानी साहब से पूछा गया कि जनाब ये स्टेज पे फवाद चौधरी साहब फॉर एग्ज़ाम्पल क्यों नहीं बैठे? भाई हमने तो कुर्सी रखी थी, पीछे जाके बैठ गए थे। तो वो बेचारों को, उन लोगों को नहीं पता कि उनका क्या मुस्तकबिल है, ये भी नहीं पता कि काफ़ी सारे सवाल हैं अभी कि आपने अभी कहा ये कि ये पार्टी पता नहीं उनके पीडीएम के अगेंस्ट है या नहीं है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि इनमें से काफ़ी लोग जिस हद तक एंटी पीडीएम रहे हुए हैं, फवाद चौधरी साहब बहुत ज़्यादा फोरफ्रंट पे रहे हैं, अली ज़ैदी साहब रहे हुए हैं। तो आज ओन चौधरी साहब का एक बयान चला है, तो अगर बल्कि प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें वो भी कि उन्होंने कहा है ये हम बड़े खुश हैं और हमारे इनके साथ शायद इलेक्टोरल लाइंस भी हो जाए। ये अता तारड़ साहब की आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है, हमारी पार्टी का ओन चौधरी नहीं अता तारड़ साहब की बात कर रहे हैं आप? जी अता तारड़ साहब की, जी सॉरी नहीं अता तारड़ साहब ने कहा कि ओन चौधरी जो है हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है और इनमें से कई 2-3 और भी हिस्सा है, तो हम इनके साथ इलेक्टोरल लाइंस हो जाएगा। अब ये पता नहीं पीडीएम के साथ आपने कहा कि हरीफ होंगे या हलीफ होंगे, ये तो वक्त बताएगा। तो ये अभी काफ़ी बड़े सवालात हैं कि ये देखना ये है कि ये आने वाले वक्तों में क्या ये कोई सियासी इंजीनियरिंग का नया तजर्बा किया जाएगा कि
पुराने ही तजर्बों को रिपीट किया जाएगा। हमारे पास बड़ी एग्जांपल है, ये पाकिस्तान एक सियासी लेबॉर्ट्री रही हुई है, तो देखना होगा कि ये 70 वाला फार्मूला लगाते हैं जिसका कोई अंजाम ठीक नहीं रहा, या 88 में जिस तरह IJ बनाई गई सारे लोगों को इकट्ठा करके बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़, फिर 1990 में वो हमें असगर खान केस में पता है कि किस तरह लोगों को पैसे दे दिला के जीता गया, या उसके बाद फिर रेफरेंडम जिस तरीके से करवाया गया मुशर्रफ साहब का, और फिर 2002 के जिस तरह इलेक्शन हुए, फिर 2018 में मुबैना तौर पे पहले सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आए, फिर मुबैना तौर पे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म आए। तो ये अभी ये क्लियर नहीं है कि ये तजर्बा किस तरफ जाएगा। और इस सवाल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है इस वक्त कि क्योंकि पीटीआई की क़यादत कह लें मुनासिब यही है, पीटीआई की क़यादत कह लें आप, मुनासिब यही है, मुनासिब यही पीटीआई। हाँ सॉरी आदतें जाते जाते जाएंगी। चेयरमैन जो है ना, चेयरमैन साहब ने जो है ना, ये नहीं पता कि उनका क्या मूड है। आखिरी मुलाकात उनकी जो है शामुद कुरैशी साहब के साथ हुई, तो ये देखना है कि उसका नतीजा क्या निकला। तो आज उनका जो एक जुमला चल रहा था कि उन्होंने गुड लक कहा, जब उनसे पूछा गया कि जब आपको काफ़ी सारे दोस्त आपके जो हैं वो नई पार्टी में जा चुके हैं, तो उन्होंने कहा जी गुड लक। तो अभी ये देखना होगा कि वो क्या ये पीछे हट जाएंगे, विड्रॉ कर जाएंगे, कि खड़े रहेंगे, और कितने लोग टूटे जाएंगे। 2-3 लोगों के ऊपर ख़ास तौर पे नज़र है। एक तो ज़ाहिर है शामुद कुरैशी साहब कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं, वो खड़े रहते हैं के साथ, या वो भी इस ग्रुप का या किसी और ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। दूसरा जो है परवेज़ खटक साहब जो हैं, ये वो भी लगता है ये है कि ये बलूचिस्तान में पिछली इलेक्शनों में बाप पार्टी का तजर्बा किया गया था, तो अब ये देखना है कि देखा जा रहा है कि पंजाब के अंदर भी एक बाप पार्टी की तैयारी है। अब पता नहीं वहाँ ये था कि बलूचिस्तान में वो सारे बड़े इलेक्टेबल्स थे, वो इलेक्ट हो के उनको इकट्ठा करके जो है ग्रुप बना दिया गया। अब यहाँ पे इनके पास इलेक्टेबल्स अब बहुत कम हैं अभी तक, जो है ना जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो ज़्यादातर जहांगीर तरीन पार्टी के साथ जो है ना पहले ग्रुप के साथ वो हारे हुए इलेक्शन है। और जो PTI से जो लोग गए हैं इनमें से भी अब देखना है कि वो PTI का वोट कितना था, इनका अपना कितना था, ये काफ़ी सारे सवालात हैं। तो अभी KP के अंदर भी हम देख रहे हैं कि एक बाप पार्टी की सूरत में परवेज़ खटक साहब का इतलाएँ आ रही हैं कि वो भी अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। उन्होंने इस ग्रुप को उन्होंने अपनी तकरीबन PTI से अलहदगी तो अनाउंस कर दी, मगर उसके बाद उन्होंने ये खबरें आ रही हैं कि अपना कोई ग्रुप बना रहे हैं। तो अपनी कोई बाप पार्टी का तजर्बा देखते हैं KP के अंदर होता है या बाद में फिर इस्लामाबाद के अंदर भी बाप पार्टी बनती है नहीं बनती है, तो ये सारा एक नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले जो भी इलेक्शन है ये डिपेंड करता है कि किस हालात में होते हैं, कब होते हैं और वहाँ किस हद तक जाया जाएगा। मगर एक क्लियरली नज़र आ रहा है कि लोग अपनी ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट लड़ना चाहेंगे, लड़ रहे हैं। बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ में अब्दुर्रहमान कांजू साहब हैं, वो नून लीग में हैं, तो वो उन्होंने कहा जी मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। उसके बाद और बेताशा लोग हैं, PTI के भी लोग हैं और नून लीग के भी लोग हैं कि वो चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट लड़ें। उससे ये होता है कि फिर जब हालात जिस तरफ जाते हैं तो आप उसके साथ फिर जो भी जीतता है तो उसके साथ आप अलाइन हो जाते हैं। तो इस इतनी तब्दीली जब चल रही है तो उसके अंदर ये पता करना कि क्या होगा इतना आसान काम नहीं है। हाँ, एक और सवाल बहुत बड़ा परवेज़ इलाही का है कि अभी उनका नहीं पता, अभी तक तो वो खड़े हुए हैं, मुकदमात झेल रहे हैं और उनके साथ चेयरमैन साहब के साथ हैं, तो बाद में देखेंगे आने वाले दिनों में वो साबित कदम रहते हैं कि नहीं कर रहते हैं। तो ये वाले मामला तभी देखते हैं कि तो जाके रुकता है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे थे आमिर साहब कि परवेज़ खटक साहब के हवाले से भी खबरें वो अलहदा से अपना कोई ग्रुप बना रहे हैं। जहाँ तक आप मेरी तस्दीक कर सकते हैं, मेरी मालूमात है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने ओहदों से रिज़ाइन किया, ओहदे उन्होंने अपने छोड़े हैं। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के खला को तो पुर करने के लिए पार्टी ने जन्म नहीं लिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने, तो चैलेंज भी तो ये किसी को देगी। नून लीग के लिए चैलेंज बनेगी नहीं बनेगी, हमारे सामने कि ओन चौधरी जब गए कुछ अर्सा पहले तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से
बाकायदा जाकर मुलाकात की। तो असल में ये चैलेंज किसके लिए बनेगी, किसको चैलेंज देगी ये पार्टी? ये चैलेंज तो अभी आज ये तारड़ साहब के बयान के बाद से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया, वरना पहले तो यही समझा जा रहा था कि इसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो ये कह रहे थे कि हम जो है पीडीएम के मुखालफत में सियासत करेंगे। तो अब वो वाकई वो सही कह रहे हैं तारड़ साहब कि इनमें से काफ़ी सारे लोग तो अभी भी कोलिशन का हिस्सा हैं, एडवाइज़र हैं ओन चौधरी साहब, तो उन्होंने रिज़ाइन तो नहीं किया। और ये इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग की पीडीएम वाले खुद भी बात कर रहे हैं कि उनकी भी एक कमेटी बनी हुई है पीपल्स पार्टी है नून लीग की, जो कि इस पर गौर कर रही है। अब ये लोग भी आ जाएंगे, मगर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये इमेजिन करना कि इनकी सबकी आपस में इंतखाबी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कौन किसको क्या सीटें देगा, पता नहीं क्या फार्मूला बनेगा नहीं बनेगा, ये मुश्किल काम है। तो अभी सारा कुछ बड़ा अनक्लियर है, हेजी है, ओपेक है, कि भी समझ नहीं आ रही कि ये किस तरफ जाएगा। मगर ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि नून लीग जो है वो उसके लिए जो मुश्किलात उनके लिए भी हैं कि पीपल्स पार्टी सेंटेंस पे नज़र आ रही है। आज वो बाई इलेक्शन भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जीते हैं, उसके बाद वो आसिफ ज़रदारी साहब वहाँ बैठे हुए हैं और वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो ये ग्रुप भी एक बन रहा है, ज़ाहिर है ये भी कोई अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेंगे। पर मुझे लगता है कि नून लीग वाले इसी बात से खुश हैं कि कम अज़ कम जो हैं वो नहीं आ रहे। अगर उनको ये फ़िलहाल ये लग रहा है कि चेयरमैन साहब जो है ना, पीटीआई जो है वो गेम से बाहर है, तो मेरा ख्याल उनके लिए यही काबिल कबूल होगा। उनका तमाम ऑप्शंस कबूल हैं, बस सिर्फ पीटीआई पावर में नहीं चाहिए। तो अभी तो जो लग रहा है कि पीटीआई के, जिस तरह ये छोटे लोग नहीं थे, पीटीआई के बड़े लोग थे, फेसेस ऑफ पीटीआई थे, फवाद चौधरी थे, अली जैदी साहब, जो इमरान असलम साहब, आमिर कियानी जनरल सेक्रेटरी रहा हुआ है, कोई सिंध का प्रेसिडेंट रहा हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। तो ये काफ़ी सीनियर लोग पीटीआई के रहे हुए हैं। तो नून लीग के लिए ये मेरा ख्याल ये डिलेमा है, ये सवाल है। मगर उनका जो बुनियादी मकसद था कि उनको किसी किस्म की भी हुकूमत चाहिए थी जिसके अंदर पीटीआई ना हो, तो अभी हालात उस तरह माए लेते हैं। बट इट्स नॉट ओवर, पीटीआई में भी डाउन बट इट्स नॉट आउट। अभी डाउन ज़रूर है, मगर अभी ये फैसला हुआ नहीं है, होना है। काफ़ी सारे कोई कानूनी आइनी मसाइल हैं, कोई सियासी मसाइल हैं। कुछ ये भी देखना है कि ये मफरूज़े हैं अभी कि खंबे खड़े पीटीआई करेगी तो जीत जाएंगे या नहीं जीत जाएंगे। ये मफरूजों की आपने बात की है, कलामी की माजरत आमिर मतीन साहब। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा सर कि जिस तरह से आमिर साहब ने मफरूजों के हवाले से बात की, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब भी एक पार्टी खत्म होती है, सियासी पार्टी, तो उसकी जगह पर दूसरी पार्टी का जन्म हो जाता है, जब दूसरी खत्म होती है तो तीसरी का जन्म हो जाता है। आपको नहीं लगता कि ये नई पार्टी का जन्म तो हो गया, मगर वोटर्स किस तरफ खड़े हैं ये अभी भी अहमियत का हामिल है? आमिर मतीन साहब की गुफ्तगू सुन रहा था कि कुछ लोगों का ख्याल था कि हम फलान जगह नहीं जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे थे, क्या वो अपनी मर्जी से अपनी पार्टी छोड़ के आए थे? क्या वो अपनी मर्जी से अगला फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। डेमोक्रेट ग्रुप बना, खत्म हो गया, और बस एक ही बंदा रह गया ना कि जी ग्रुप का अनाउंसमेंट भी खत्म कर दी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात बहुत सारे वो लोग थे जो कहते थे सियासत खत्म, लेकिन आज सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। और इनमें अमली सियासतदान सिर्फ फवाद चौधरी हैं, जिनसे जब एक दफा सवाल हुआ था कि नजरियाती सियासतदान हैं आप, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अमलियत पसंद हूँ। तो वो तो देखते हैं मौके की मुनासबत से, चाहे 5वीं पार्टी बन जाए या 6ठी पार्टी बन जाए। और बड़े अच्छे अंदाज से ये 3 फे हैं, फवाद, फयाज और फिरदौस, जहाँ जाए इनके पास फिक्रे भी मौजूद होते हैं। सिर्फ फवाद चौधरी को थोड़ी सी देर लग रही है अभी खुल के आने में। वो कुछ पता नहीं क्या बात है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे, सबको दशनाम तराजी की हद तक अपने मुखालफिन की अपने साबका पार्टी के चेयरमैन की तरह हद तक करने में, तो उनके लिए मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुंह पे हाथ रख के बैठे हुए थे। तो जो PMLN की बात है या ये पार्टियां बनने की बात है, देखें PMLN का आज का जो टन्योर चल रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम है और इसहाक डार वजीर खजाना है, ये तो नहीं लीड कर सकते ना इलेक्शन में लोगों के, ना लोग इनको वोट करेंगे। वो तभी लीड कर रहे होंगे जहां पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्राउंड में मौजूद होंगे, और इसके बगैर
चाहे पीटीआई डिसमेंटल हो रही हो, उसके अंदर कुछ ना हो, नून को तो अपना सहारा नवाज शरीफ के अलावा नहीं मिलेगा। और फिर ये वक्त साबित करेगा जो अगले 2-3 हफ्तों में कि चेयरमैन पीटीआई के साथ होता क्या है। क्या वो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होने चले जाएंगे, क्या उनको बुक कर दिया जाएगा, नाअहल हो जाएंगे, उसके बाद बाकी सारी चीजें इस बजट के बाद और असेंबली की डिसोल्यूशन तक, यानी जो अगस्त का पहला हफ्ता या दूसरे हफ्ते में, क्योंकि 12 अगस्त को तो ये नहीं करेंगे, छूट नहीं करता, क्योंकि 16 अगस्त को चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट है जैसे ये सारे लोग कह रहे होते हैं, तो ये 1-2 दिन पहले डिसॉल्व कर देंगे ताकि 90 दिन के बाद इलेक्शन हो, और उसी दौरान नवाज शरीफ की वापसी भी होनी है। और इनकी जितनी भी सियासत है, क्योंकि ये लोग अभी भी इस आस में मौजूद हैं, वैसे तो कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली IMF ने हमें फंसाया है और वो हमें कोई तवक्को नहीं है। जैसे आज भी डार साहब कह रहे थे कि 244 रुपए की बनती है डॉलर की कीमत, लेकिन बन नहीं रही, चूंकि वो बड़ा बोल बैठे, फंस गए डार साहब आके कि मैं देखे मैं चला भी नहीं। आमिर, आपका ये बड़ा फायदा है कि हमारी तरह आप भी रिपोर्टर की तरह ही हम काम करते हैं और इन्फॉर्मेशन आपके पास बड़ी ज़्यादा होती है। कि आपके ख्याल में नून लीग को कोई फिक्रमंदी भी, ज़ाहिर है एक तो उनका मसला हल हो गया कि इमरान खान से नज़र आ रहा है कि पीटीआई चेयरमैन से जो है ना पीटीआई से जान छुटती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह आपने कहा कि आगे कोई भी हालात हो सकते हैं, गिरफ्तार भी हो सकते हैं, उनको कैद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मगर नून लीग की भी, क्योंकि बेल्ट जो उनकी GT रोड तक ही रह गई हुई थी, तो पीपल्स पार्टी भी आ रही है, ये ग्रुप्स भी आ रहे हैं, जिस तरह कहा कि फैसले कहीं और होंगे, तो क्या नून लीग के लिए कोई फिक्रमंदी की वजह भी होनी चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि जो नून लीग की फिक्रमंदी है वो खत्म होती है नवाज शरीफ के आने से, और जब वो आएंगे, आमिर मतीन साहब आप बड़े पुराने, हम तो आपके बाद आए जर्नलिज्म में, गो के बहुत टाइम हो गया आए हुए भी, लेकिन ये पाकिस्तान और पंजाब, जब इलेक्शन अनाउंस होगा ना, माहौल तब बनेगा। पहले जितने मर्जी मफरूजे आप कर लें, माहौल बताता है कि उस वक्त, अभी ये जो 1.5-2 महीने मौजूद हैं, यानी 12 अगस्त से पहले जितना भी टाइम मौजूद है, इसमें बहुत सारे फैसले, जैसे चेयरमैन पीटीआई का है कि अगर वो मिलिट्री कोर्ट में जाते हैं तो ज्यादा 27 से 30 दिन में उसका फैसला हो जाना है। तो हाँ, वो भी चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो जो प्रेस रिलीज आई है फॉर्मेशन कमांडर्स वाली, वो इस तरह की नहीं आई जिस तरह राना सनाउल्लाह 13 महीने से कहते आ रहे हैं ये वो काम नहीं होगा। ये अब इसके ऊपर फैसला जो भी है, चाहे वो इंटरनेशनल कुव्वतों को बताया, उन्होंने सहूलतकारों के लिए जो भी लफ्ज यूज किए, आप ध्यान में रखें कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इरफान कादिर साहब ने, और उन्होंने कहा, जाहिर है उन्होंने मंसूर अली शाह साहब का नाम तो नहीं लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा था कि जजेस के केसेस भी नैब में ट्रायल हो सकते हैं। तो मैं तो कम से कम उसको मुंतबिक करूंगा इस प्रेस रिलीज के साथ। और वो जो हेयरिंग होनी थी आज, जो फिर एक जज साहब के बीमार होने की वजह से नहीं हो सकी, और अटॉर्नी जनरल ने भी टाइम मांगा, तो वो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं और फैसले हो चुके होंगे। और जब इलेक्शन का माहौल होगा और उसमें चेयरमैन पीटीआई अगर इस काबिल ना हुए कि वो इलेक्शन कैंपेन चला सकें, उनको पहला नुकसान तो ये हुआ है, जो नवाज शरीफ को फायदा हुआ था, कि नवाज शरीफ के ऊपर जितनी भी तबर्रा आजमाई हुई, सब कुछ हुआ, सजा के बावजूद वो लंदन से बेटी के साथ आए और अरेस्ट हुए, और उसको कहते हैं फ्रंट से लीड करना। ने अपना जो भी काम किया वो भागने वाला किया, छुपने वाला किया, और नतीजतन उनकी पूरी पार्टी फंस गई उसके अंदर। आमिर, मेरा आपने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कई चीज़ों से शायद विड्रॉ किए हो गए, मगर अभी फ़िलहाल अपने मुकदमात भी भुगत रहे हैं, मुल्क के अंदर ही हैं, और उनको ऊपर प्रेशर था कि वो भी छोड़ के चले जाएं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई की उनकी गवर्नमेंट है, और इस वक्त सूबे के अंदर भी फेवरेबल गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट में, अपनी गवर्नमेंट में जब वो नहीं आए, तो ये जो हालात नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे एक सूबों के अंदर भी और इस्लामाबाद में भी पता नहीं एक बाप पार्टी बनाई जा रही है, तो फैसले तो इन हालात में आपका क्या ख्याल है, वो रिस्क लेंगे वापस पाकिस्तान आने का? आमिर वतीन साहब, आपको पता है कि नवाज शरीफ कोई घर में बैठे हुए छुप तो नहीं गए लंदन में, और जिन हालात में गए थे, मैं तो बिल्कुल अपने आप को बड़ा क्लियर समझता हूँ कि जिस दिन नवाज शरीफ को नैब की हिरासत से हॉस्पिटल ले जाया गया था, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मुझे एक दोस्त की कॉल आई है और उसने कहा है कि नवाज शरीफ के लिए उड़न खटोला आएगा और ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये जो प्लेटलेस की कहानी है ना, ये उन सब के लिए होगी जो उस पर चलते रहे। मेरे लिए ये कहानी नहीं थी, मुझे ये पता था
कि ये फैसला हो चुका है कि इन्होंने बाहर जाना। और अब की बात करना चाह रहा हूँ, अब की बात करना चाह रहा हूँ उसकी मैं अब आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ये बात बता के कि उस वक्त उनको जो लोग उस वक्त सब कुछ चला रहे थे, जैसे आज कुछ लोग चला रहे हैं, वो उनकी मजबूरी थी कि इनको भेजें, और शहबाज शरीफ ने उसमें सहूलतकार का काम दिया था, वो चले गए। फिर वादे ऐफा ना हुए कि उस वक्त जो वजीर आजम थे वो एकदम चिढ़ गए, ओहो ये तो जहाज पे ठीक चढ़ गए और मरियम नवाज बाहर ना जा सके। आज वो क्यों नहीं आ रहे, आपको और हमें पता है। जो अदालतें 2-2 दिन का इंतजार करती हैं और वो 19-19 केस में जमानतें देती हैं, नवाज शरीफ को उन पर एतबार इसलिए नहीं है कि जब एक केस में उस जज को सजा दे दी जिसने इनके लिए कहा कि मुझसे जबरदस्ती साइन कराए गए, इनके केस को रिमांड नहीं किया गया उस एहतसाब अदालत में, या उसको खत्म नहीं किया गया। तो वो हालात देख रहे हैं। वो बिल्कुल जो मैंने अभी आपसे कही कि 16 सितंबर की डेट का भी वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही वो आएंगे यहाँ पे, ताकि इंसाफ उनके मुताबिक ठीक मिल सके कि जब बाइस्ड आप हो जाएं और अपने फैसले को, एक जज को सजा दे दी लेकिन अपनी उस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं तुम्हें नहीं छोड़ना। इसके अंदर एक आपकी मफरूजा है इसका कि जो ही चीफ जस्टिस साहब आप कह रहे हैं बदलेंगे तो फौरी तौर पे उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, ये तो अदालतों में फैसला होना है। पर यहाँ एक मैं सवाल जो नाअहली नहीं आमिर मतीन साहब, मैं नाअहली की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि आके अदालतें सलूक क्या करती हैं। एक तरफ लाडले पने की इंतहा बनी हुई है जो आपको और हमें सबको पता है, और दूसरी तरफ आज तक उतनी सख्ती उस शख्स के लिए मौजूद है जिसके लिए ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करके गवाही दी कि नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के जरिए नाअहल कराया गया। आपको पता होगा पिछले हफ्ते आई है ये। किसी और गवाही की अब जरूरत ही नहीं रही कि जनरल बाजवा क्या कहते थे कि जी पहले इसको नाअहल भी करो, इसको सजा दो, इसको जेल में डालो, वरना मेरे इलेक्शन में कोई फायदा नहीं होगा। ये बातें पहले आ चुकी, अब ने खुद कर दी। नहीं, वैसे अभी अदालतों का जो सूरत हाल है अभी तो बिल्कुल भी कोई पीटीआई का फेवरेबल तो नहीं है। 150 मुकदमात भुगत रहे हैं और जिस तरह 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर जज साहब ने फैसला तो दे दिया, अब उसके बाद से उसकी इम्प्लीमेंटेशन से वो लटका रहे हैं, भाग रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। तो सवाल मेरा ये है कि पीपल्स पार्टी के भी बुरे दिन आए, पॉपुलर पार्टी थी भुट्टो साहब की 50-60 साल से, वो किसी न किसी एक स्टेज पे 28 लोग भी रह गए थे, बीबी उसके साथ भी असम्बली में जाके बैठी। इस तरह नून लीग पे भी बुरा वक्त आया, उन्होंने भी काट के एग्जिस्ट करा है। तो ये पाकिस्तान की बहरहाल एक बड़ी पीटीआई पार्टी है, जिस तरह आप कह रहे हैं यूँ होगा यूँ होगा, तो आपका ख्याल है ये बड़ा आसान काम हो जाएगा, पीटीआई बिल्कुल एकदम से फारिग हो जाएगी? देखिए पीटीआई को मेरा अपना जाती तजज़िया है कि खौफ ने पीटीआई के लीडरों को भी खौफ में मुब्तला कर दिया। अगर ये काम ना होता, मैंने नवाज शरीफ की मिसाल इसलिए नहीं दी कि वो चूंकि सजा हो गई थी वो लंदन बैठ सकते थे, उन्हें वहां कहा गया था कि ना आए, वो आ गए। उन्होंने अपनी पार्टी, अपने वर्कर और वोटर को यकीन दिलाया कि मैं नहीं गायब हो रहा। 2016 के धरने में जब चौधरी निसार अली खान ने सिर्फ एक जो मार्की था शादी हाल, वहां पे पिटाई कराई, एक जगह पे बन्नी गाला से बाहर नहीं आए, 8-7 दिन बाद दंड पेलने की 4 तस्वीरें इशू की और खत्म। आप ये देख लें कि उनकी बहादुरी इतनी क्या है, जब तक उनके साथ सारी सपोर्ट खड़ी थी वो हर काम करते थे, वो बिल भी जलाते थे, वो हर बंदे की नकल उतारते थे। लेकिन उन्हीं के दोस्त चौधरी निसार वजीर दाखिला के दौर में जब अटक से इधर परवेज खटक को नहीं घुसने दिया गया तो बन्नी गाला से बाहर नहीं आए। वो बहादुर थे तब तक जब तक औरतें और मर्द उनके जमान पार्क के बाहर हिफाजत कर रही थी और वो बातें करते थे। आज वो निकले, अब वो क्यों किसके सहारे पे जा रहे हैं? क्यों उन्होंने 9 मई को ऑन किया और डिसऑन नहीं किया? आमिर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त उनके साथी सारे डरे हुए भी हैं और छोड़ के भी जा रहे हैं, और ये भी पहली दफ़ा नहीं हो रहा। बेनज़ीर शहीद जो थी उनके साथ भी ये आपको याद होगा कि मुस्तफ़ा खर, जतोई साहब और सब छोड़ छड़ा के अंकल्स भी चले गए थे बाद में, और भी बेताशा लोग छोड़ गए और लुगारी भी छोड़ गए। नवाज शरीफ के साथ भी जो लोग चले थे उसमें बेताशा लोगों ने छोड़ दिया। गुजरात के चौधरी छोड़ गए, गौरयूब साहब छोड़ गए, बड़े बड़े लोग वहाँ पे जो उस वक्त हम पल्ला थे, इवन चौधरी निसार साहब अलहदा हो गए। तो ये भी कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। फिर लोग छोड़ भी देते हैं, फिर दोबारा भी पार्टियां बनती हैं। बहरहाल जो पॉपुलर पार्टियां होती हैं, जिनकी पॉपुलर बेस होती है, वो किसी ना किसी छोटी बड़ी होती रहती है, मगर एग्जिस्ट तो कर रही हैं। आपकी बातों से लगता है कि आपने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मामला। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो आपने मिसाल दी भुट्टो साहब की, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और नवाज शरीफ की, इन सब ने भागने को तरजीह नहीं दी, ये मैदान में डटे रहे।
का मसला बिल्कुल यहाँ से उल्टा हुआ है। वो पब्लिक में बहुत पॉपुलर है, उनके वोटर भी मौजूद हैं, सपोर्टर भी मौजूद है, लेकिन अब उनकी उम्मीद टूट रही है। इस वजह से मैं नहीं कह रहा कि जी आज जो नई पार्टी बनी है तो वोटर उधर चला गया, नहीं, वोटर कहीं नहीं गया, लेकिन इनके उस खौफ ने कि मैंने अरेस्ट नहीं करना, उसने उनके लीडरों को, उनके साथ को भगाया। चलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत माजरत आपसे, मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है, मगर हमें ये देखना होगा कि क़यादत जिसके हवाले से हमारी बातचीत हो रही है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और शायद उनकी यही वजह है जो उनके वोटर्स को या उनके हामियों को तकवीत बख्श रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मैशत को किसी सर्जन की जरूरत है या फिर मुआशी जादूगर के टोटकों से काम चल सकता है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे तशवीश तब ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब रवां माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश होता है और जिसमें हमारे यहाँ नाकामियाँ ज़्यादा हैं, कामयाबियाँ कहीं शायद गिनी चुनी मौजूद हों तो हों। इस वक्त मैशत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मुआशियात आबिद सरेरी साहब भी मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। गालिबन उनके साथ हमारी लाइन मुनक़ता हो गई आमिर साहब। जी जी बिल्कुल ठीक है। जो जब तक उनके आने तक जो है ना, ताकि उसके बाद बहस करें, मैं सिर्फ कुछ फिगर्स जो हैं ऑलरेडी लोगों के पढ़ देता हूँ कि इस वक्त जिस तरह की आज एक बड़ा तजाद नज़र आया। तजाद ये था कि जो हमारे इकनॉमिक सूरत हाल के जो फिगर्स आए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के नहीं आए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की इन्होंने तो इसके अंदर जो है महंगाई सबसे बड़ा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन 29% इन्होंने की भी है, वैसे जो है वो 38% है CPI की, और जो ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया की 48% महंगाई है। ये इस महंगाई के आलम में और बाकी चीज़ें भी अगर देखें तो GDP ग्रोथ जो है वो 0.29% बताया गया है, जबकि कई पाशा साहब जैसे लोग ये कहते हैं कि ये -3 है। ये भी चलिए आबिद सरेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। प्लीज कंटिन्यू रखिए आमिर साहब। जी जी बिल्कुल। मैं आबिद इससे पहले कि ये फिगर्स आपने भी पढ़े हुए हैं, लोग भी नीचे टिकर पे भी चल रहे हैं, तो मैं ये इतनी इस सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल के महंगाई का ये लेवल, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर का बुरा हाल, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो बुरा हाल है, फिगर्स वो सारे नीचे चल रहे हैं। मगर मुझे जो एक बड़ा तजाद जो उसमें नज़र आया कि जो इसाक डार साहब का आज जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इन फिगर्स के साथ नहीं जा रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग बुरे हालात आते हैं और मुल्कों में भी आए हैं, खैर हमारे पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा बुरे हालात कभी भी नहीं आए, मगर हुकूमतों के रवैये में, फ़िनांस मिनिस्टर के रवैये में वो चीज़ नज़र आनी चाहिए कि ये फ़िक्रमंद हैं और ये उसके लिए ख़ुद भी कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वो बिल्कुल एक अजीब उनका हमेशा से एक तरीका कर रहा है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं बल्कि, और एक डिनाइल में भी होते हैं, और एक झूठा लारा हमेशा लगता है कि वह फिक्र ना करें हालात ठीक हो जाएंगे। और एक जो ख़ास तौर पे मैं तवज्जो आपकी चाहूँगा कि उन्होंने ये डॉलर के मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बातें हो रही थी, उन्होंने कहा जी ये हमारे ख़िलाफ़ जो है ना ये कोई हिडन हाथ हैं जो कि ये कर रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं। अमेरिका गया और वापस आया तो डॉलर महंगा हो गया। तो बात ये है कि ये उनकी बुनियादी नौकरी का हिस्सा है कि वो ये अगर हिडन हाथ है, अगर उसको नहीं कंट्रोल कर सकते या घर चले जाइए उसको ठीक करें, तो ये खुद भी बजाय सोल्यूशन देने के वो हमें प्रॉब्लम बता रहे थे। देखिए आज के इन तमाम नंबर्स और कल जो बजट पेश होने जा रहा है उसको थोड़ा सा आपको सियासी तनाज़र में भी देखना होगा। गो कि ये प्योरली मुआशी मसला है, और सियासी तनाज़र ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज खासी कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल है। 9 मई के सानहे के बाद जिस तरीके से PTI में टूट फूट हुई, तो अब कम से कम ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होती जा रही है कि PTI अगले इलेक्शन में कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और अगर परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो फिर हुकूमत किसकी बन रही होगी। तो जाहिर है कि या तो PDM में शामिल यही जमातें, या इनमें से कुछ जमातें, या इनमें से कोई एक जमात जो अगला कोलिशन
लीड कर रही होगी। तो ये जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलना है, ये बजाते खुद एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है। और यही वजह है कि कल जो बजट पेश हो रहा होगा वो आम लोगों के ख्याल के बरक्स वो पाकिस्तान का रवायती इलेक्शन बजट, उसको मैं नहीं कहूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो एक बड़ा सबज बाग उसमें बजट में दिखा रही होगी, काफ़ी रियलिस्टिक रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद अगर उसको दोबारा IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो वो कोई ऐसे बड़े ब्लंडर नहीं मार सकती जिसकी वजह से IMF अपने दरवाजे बंद कर दे या IMF और टफ हो जाए। तो आज दोपहर तक IMF के साथ कंसल्टेशन चल रही थी बजट के नंबर्स पे, और ये जारी रहेगी। तो इस सारे तनाज़ुर में अब अगर देखें तो डार साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये नहीं कि हुकूमत एक साल में कुछ नहीं कर पाई और अब वो इलेक्शन में क्या मुंह दिखाएगी। डार साहब की बॉडी लैंग्वेज है कि चूंकि बहुत लंबा चौड़ा मुकाबला फेस नहीं करना पड़ रहा होगा इलेक्शन में उनको, जो इस वक्त का आज का सिनेरियो है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास कंफर्टेबली अगले 3-4 साल होंगे कि जो भी हुकूमत बनती है। आप ये कह रहे हैं, मैं सही अखज़ कर रहा हूँ तो मुझे बताइएगा, आप ये कह रहे हैं कि उनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर या इकॉनमी की जो बुरी सूरत हाल है उनको ये लग रहा है कि इसका उनके इलेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको हर सूरत में जितवाया ही जाएगा, इसकी वजह से जितवाया नहीं, वो मैं जितवाने का शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, या PTI को कम से कम जीतते हुए नजर नहीं आ रहा उनको, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट है, ओवरली कॉन्फिडेंट है। देखिए ना, PTI का वोटर क्या करेगा? PTI का वोटर या तो घर से नहीं निकलेगा, वोट डालने नहीं आएगा, या फिर वो पंजाब में, साउथ पंजाब में शायद पीपल्स पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हो, तो ये तो, या शायद कोई और ग्रुप जो है तो मजहबी जो रुझान के लोग हैं वो शायद TLP वगैरह को वोट डाल निकल जाएं। तो जो PDM को मेजर खतरा था PTI से, तो वो तो PTI की जो शख्स हुई, जो उसकी डिजर्शन एंड मास डिजर्शन उसकी मेन लीडरशिप की और जो इलेक्टेबल्स की, तो उसके बाद PTI तो जाहिर है कि इलेक्शन में उस तरह का वो नहीं टफ टाइम दे पाएगी। तो परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी इलेक्शन के लिए। नहीं, वो मगर ये साथ में बिल्कुल इलेक्शन के अंदर ना करेगी, मगर ये बेयकीनी की फ़ज़ा, एक सियासी अदम इस्तेहकाम एक बहुत बड़ी वजह रही है हमारे मुआशी अदम इस्तेहकाम की, तो इससे भी बेयकीनी की फ़ज़ा तो जाती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये देखिए आमिर, लेकिन कल की जो ISPR की प्रेस रिलीज है उसके बाद जो बहुत से दोस्त ममालिक और दूसरे लोग, उनको ये तो कम से कम पता चल गया कि जी PTI वापस आना उसका मुश्किल है, चूँकि वो लोग इस मार धाड़ में और गिराव जलाव में मुलव्वस रहे हैं और जाहिर है कि कानून हरकत में आएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ी सी सारी डिस्ट्रक्शन में एक यकीनी सूरत हाल तो पैदा होती नज़र आ रही है कि अब चाइना को फॉर एग्जांपल पता है, या सऊदी अरब को पता है, या UAE को पता है, या इवन IMF को पता है कि जी अगली हुकूमत पॉसिबली किसकी हो सकती है। तो जिसकी हो सकती है फिर उसके साथ तो बातचीत शुरू कर देंगे, फिर वो 6 महीने का वेट तो नहीं करेंगे। ये हमें अभी तक बताया गया है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूशल है, अब तो नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, मगर बाद में IMF के साथ जो भी मुआहदा है वो सूनर और लेटर वो करना पड़ेगा, उस पर हमारी बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। तो जो हमें बताया गया था 3 शर्तें उनके लिए थी, 3 उनके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक सबसे बड़ा था कि जनाब आप अपने दोस्त ममालिक से इमदाद का आना, दोस्त ममालिक के इमदाद के अंदर वो नज़र आ रहा था कि $3.5 मिलियन का हमें बताया जा रहा था कि गैप नज़र आ रहा है, और एक्सचेंज रेट का जो मैकेनिज़्म का वो वहाँ भी कोई स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही। तो आप समझ रहे हैं कि बजट के अंदर कम से कम वो उनकी फ्रेमवर्क के मुताबिक या उनकी डिमांड के मुताबिक जो है वो कर पाएंगे। देखिए ना, इलेक्शन बजट क्या होता है? 2018 का जो बजट था वो इलेक्शन बजट था, जो शायद खाकान नवासी साहब वाला छठा बजट जो था PMLN का, उसमें बेतहाशा रिलीफ दिए गए थे, टैक्स ब्रैकेट जो है वो चेंज कर दिए गए थे, ड्यूटीज खत्म काफ़ी सारी कर दी गई थी। लेकिन वो चूँकि इलेक्शन बजट था वो इसी तरह का होना चाहिए था, कोई भी हुकूमत होगी तो वो कोशिश करेगी रिलीफ देने की, लेकिन उस बजट को असद उमर ने आते ही उनको एक मिनी बजट जो है वो देना पड़ा। सारे इलेक्शन बजट जो थे वो उनके लास्ट ईयर में IMF का प्रोग्राम खत्म हो चुका होता था। ये पहली दफ़ा है
कि आपका IMF प्रोग्राम चल रहा है आखिरी बजट के वक्त, और इस वक्त IMF के प्रोग्राम में रहना ही हमारे लिए आफियत है, क्योंकि अगले जो 2-4-5 साल हैं वो IMF के बगैर नहीं गुजारे जा सकते किसी सूरत में। इसमें जो है एक और बहुत बड़ा एक इशू है, वो ज़ाहिर है डॉलर की कीमत का, एक्सचेंज रेट का एक इशू है। एक तो उसका महंगाई के ऊपर जो असर पड़ता है, फिर इंडस्ट्री के ऊपर जो असर पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी पड़ता है। मगर आज उनका जो उस पर आर्गूमेंट था कि वो पहले भी कह रहे थे कि 200 रुपये से नीचे मैं ले आऊँगा, आज वो कह रहे थे कि जनाब ये 45 रुपये का आर्टिफिशली है। तो वो अगर इतना आसान होता तो वो कर नहीं पा रहे, मगर कहीं भी जाते हैं कर भी नहीं पा रहे होते कि 45 रुपये उनके बस में नज़र नहीं आता। अभी काफ़ी अर्सा तकरीबन 8-9 महीने तो डॉक्टर साहब को भी हो गए हैं, और उसमें वो ऊपर से ऊपर ही जा रहा है और फ्लक्चुएट करता रहता है। देखिए, डॉलर का तो जब तक आप इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट रेट का जो फर्क है वो कम नहीं होता, डॉलर का रेट कंट्रोल करना मुश्किल है। दूसरी जो बड़ी बात है, जो आज डिफ़ॉल्ट के बारे में भी उन्होंने बात की, मैं पाकिस्तान का जो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट होता हुआ नहीं देख रहा, लेकिन अगर IMF प्रोग्राम नहीं आता तो फिर रुपए की कीमत को आप स्टेबल नहीं रख सकते। ये जो पैनिक बाइंग चलती है, डॉलर का ना होना, उसकी शॉर्टेज हो जाना, आज जो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व है वो $4 बिलियन से नीचे आ गए हैं, तो वो $3.91 बिलियन पे चले गए हैं। तो जाहिर है कि अगर आपके पास डॉलर इनफ्लो नहीं होगा, डिमांड ज़्यादा होगी और ओपन मार्केट में रेट का फर्क होगा, तो लोग पैनिक बाइंग में भी डॉलर होल्ड कर रहे हैं। हमने कुछ असेसमेंट की जो मनी चेंजर से, तो हमें बताया गया कि शायद जितने डॉलर इस वक्त बैंक्स में है उतने ही डॉलर लोगों के लॉकर्स में भी पड़े हैं, जिन्होंने कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, इवन अपना टैक्स पेड मनी उठा के उससे डॉलर खरीद के होल्ड कर रखे हैं कि जी पता नहीं रुपया जो है वो कितना नीचे गिरना है। तो इस तरह की पैनिक सिचुएशन तभी कंट्रोल होगी जब इंटरबैंक रेट को ओपन मार्केट के साथ कंसाइड करने दिया जाए, ताकि जो बाहर से डॉलर आ रहे हैं कम से कम वो तो बैंकिंग चैनल में आए। अभी तो अगर किसी ने बाहर से डॉलर भेजने हैं और उसको 25-30 रुपए ओपन मार्केट से ज़्यादा मिल रहे हैं एक्सचेंज रेट में, तो वो हुंडी वाला पे भेज रहे हैं, तो वो लोग भेज ही नहीं रहे बैंकिंग चैनल पे, और उसकी वजह से भी शॉर्टेज पैदा हो रही है। तो हुकूमत को जो बजट पेश करने के बाद थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा। अब अगर उन्हें अगले इलेक्शन के लिए थोड़ी अपनी इम्कानात रोशन नज़र आ रहे हैं, तो फिर टाइम है कि वो कुछ टफ डिसीजन जो हैं वो लेने शुरू कर दें। ये बिल्कुल तरसीलात के लिए भी ख़ास तौर पे बड़ा ज़रूरी है कि इंटरबैंक और उसका ओपन मार्केट का जब रेट डिफरेंस कम होता है, तो जिस तरह आपने फरमाया कि हुंडी हवाला बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो एक स्टेज पे $30 बिलियन भी क्रॉस कर गए थे, वो $22 बिलियन पे आ गए हैं। मगर ये पहले भी एक दफ़ा दुरुस्ती की, ये गैप कम किया, मगर उससे डॉलर ऊपर से ऊपर ही हो जाता है। और ये बाकी सारे फिगर्स भी महंगाई के हवाले से, इंडस्ट्रियल ख़ास तौर पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिप है, एग्रीकल्चर के अंदर डिप है, सर्विसेज के अंदर डिप है, आपको कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है कि इसके बाद जो है बजट आने के बाद कुछ थोड़ी सी बेहतरी आवाम के लिए आ सकेगी? मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकेगी। शायद जो एनर्जी प्राइसेस हैं, स्पेशली पेट्रोल और डीजल, अगर हम रशिया के साथ जो उसकी पहली कंसाइनमेंट आ जाएगी, और चूँकि रशिया सैंक्शन में है, यानी वो डिस्काउंटेड बेचने पर मजबूर है, और उसका और मार्केट का जो फ़र्क है वो $20 से $25 पर बैरल है आज की रेट के हिसाब से। तो अगर आपको सस्ता तेल वो मिलता है और अमेरिका उस पर नाराज़ नहीं होता, तो फिर हुकूमत के पास एक क्वेश्चन होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ी सी कम कर दे, उससे थोड़ी सी जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी आ सकती है। सेकंड है, वो सारा डिपेंड कर रहा है इस वक्त आपके मॉनसून पे कि अगले साल का मॉनसून कैसा होता है। अल्लाह ना करे अगर दोबारा को बारिशों का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई मौसमियाती जो कि हमारी फसलों को जितने नुकसान पहुंचाया, तो फिर ग़िज़ा की कीमतों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मॉनसून ठीक रहता है और आपकी एग्रीकल्चर ठीक रहती है तो फिर सर्वाइवल के चांसेस हैं। और यही वजह है, एग्रीकल्चर एक बुनियादी फैक्टर है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अभी तक श्रीलंका जैसे हालात पैदा नहीं हुए। श्रीलंका चूँकि प्रोड्यूस कुछ नहीं करता था ग़िज़ा में, वो सारा नेट फूड इम्पोर्टर था, तो उनके डॉलर की शॉर्टेज आई तो खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो गई। हमारे यहाँ कम अज़ कम उस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो
ये बजट पेश करने के बाद और इलेक्शन तक मेरा ख्याल है हुकूमत को एग्रीकल्चर पर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, बाकी तो आप रातों रात दुरुस्त नहीं कर सकते चीज़ें। वो आपने रशियन तेल की बात की, मगर अब जाके वो मुआहिदा हो गया है तकरीबन, मगर ये साल पहले जब ये आर्गूमेंट चल रहा था उस वक्त कहा जा रहा था कि नहीं जी अमेरिकन सेक्शनों की वजह पॉसिबल ही नहीं है। तो हालांकि एक तबका था, हमारे जैसे लोग भी कह रहे थे कि जनाब एक्सप्लोर करें, ऑलरेडी हम स्वापिंग के ज़रिए जो है उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारे एम्बेसडर वहाँ के रूस के अंदर ये कह रहे थे कि जनाब ये उनकी तरफ से भी उस वक्त तेल में बहुत ज़्यादा सस्ता था, वो इंडिया ने उसको रीप किया और भी कई मुल्कों ने, सऊदी अरेबिया ने उसको रीप किया, उसका फ़ायदा उठाया, पर अभी उतना मार्जिन नहीं रह गया जितना कि पहले था। वो तो आधी से भी सस्ता तेल हो गया हुआ था। एक तो का वो है। दूसरा मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा इशू जो वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही आ जाता है। जो फिगर्स बताए जा रहे हैं कि सारा कुछ ऑल थिंग्स गो वेल, सारे रोल ओवर्स भी हो जाते हैं, कर्ज़ों को में अल्तवा डाला जा भी लिया जाए तो फिर भी $16 बिलियन जो है कहा जा रहा है कि हमें चाहिए होंगे। तो वो $16 बिलियन कहाँ से आएंगे, किस तरह आएंगे? बल्कि 16 नहीं, ये तकरीबन 24 के करीब मिनिमम फिगर बताया जा रहा है कि 16 बिलियन मिनिमम। जी, तो उसके लिए ही तो IMF के पास जाना जरूरी है। IMF देगा तो आपको शायद $2-4 बिलियन ही, लेकिन अभी देखिए क्या हुआ। जिनेवा की जो प्लेजेस थी $10 बिलियन के करीब, वो उनमें से अभी तकरीबन एक $500 बिलियन जो है, थोड़ा सा उससे ज्यादा वो आया है, क्योंकि बाकी सारी प्लेजेस वर्ल्ड बैंक की, ADB की और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की थी। उन्होंने कहा कि जी जब तक आपका IMF के साथ मुआहदा नहीं होता और आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते उसके मुताबिक हम जब तक गारंटी नहीं मिलती। बेहद शुक्रिया, बहुत माजरत आबिद सुलेरी साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।